हाय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बिलियन के पार्ट 7 के अंतर्गत मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोल प्रभाज यूपी बोर्ड के दृष्टि से। मोल प्रभाज होता है क्या, आइए जानते हैं। मोल प्रभाज किसी बिलियन को बनाने के लिए, यहाँ पर इस बिलियन के चैप्टर में हम ऐसे बिलियन का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें जो बिलियन बना है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक विलायक होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है, और जो दूसरा होता है वो विलेय होता है। ठीक है ना। विलेय और विलायक मिलकर दोनों बनाते हैं बिलियन। क्या बनेगा? बिलियन, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस बिलियन को बनाने में कितने कंपोनेंट भाग लिए हैं? दो, एक विलेय है और एक विलायक। आप जानते हैं कि जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बिलियन को बनाने के लिए दो कंपोनेंट भाग ले रहे हैं, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है ना। मोल प्रभाज जो होता है किसी बिलियन में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, किसी बिलियन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या। किसी घटक, जब हम विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या, जब हम विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या, है ना। बिलियन में उपस्थित किसी घटक, विलेय या विलायक, किसी घटक के मोलों की संख्या अपान बिलियन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। सभी घटक हैं कौन? विलेय और विलायक। जैसे हम यदि किसी एक घटक का मोल प्रभाज निकालें, परिभाषा पुनः सुनिएगा, कि बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक, किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटक, सभी घटक हैं कौन? विलेय और विलायक, सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसका मतलब कि यदि हम एक घटक का मोल प्रभाज निकालें, यदि हम विलेय का मोल प्रभाज निकालें, विलेय का मोल प्रभाज, अब हम सबसे पहले आपको विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे, बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान बिलियन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या। बिलियन में उपस्थित सभी घटक हैं कौन? विलेय और विलायक। विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर यह होगा कि विलेय की मोलों की संख्या, जिसका हमको निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो उसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे, और विलियन में जो सभी घटक हैं, सभी घटक हैं कौन? विलेय और विलायक, उनके मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहेंगे। ये किसका मोल प्रभाज है? विलेय का। तो इसका मतलब कि मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले हमको विलेय और विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। इस प्रकार से यदि हम देखें कि विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, यहाँ पर देखें जो विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, और जो विलायक है उसके मोलों की संख्या कैपिटल एन से। तो हो जाएगा
स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन है क्या, विलय की मूलक संख्या, कैपिटल एन क्या है, विलायक की मूलक संख्या। तो स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब विलायक का मूल प्रभाज बराबर क्या होगा, विलायक का मूल प्रभाज बराबर यह होगा, विलायक का हम निकाल रहे हैं, तो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, दोनों कंपोनेंट मतलब सभी कंपोनेंट, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है ना। तो इस प्रकार से विलेय का मोल प्रभाव बराबर होगा विलेय के मोलक संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलक संख्या, जिसका निकालना मोल प्रभाव उसको ऊपर उसके मोलक संख्या ऊपर रखेंगे, और विलायक का मोल प्रभाव बराबर होगा तो विलायक के मोलक संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलक संख्या। इसको हम विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं और विलेय के मोलक संख्या को स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, मीन्स की सभी घटक, मीन्स की विलेय और विलायक, है ना। ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो। आप जानते हैं कि पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है भार अपान अणुभार, उस पदार्थ का भार अपान अणुभार। तो यहाँ पर कोई पदार्थ होगा, चाहे वो विलेय होगा चाहे विलायक, तो हम पदार्थ लिखे हैं, इसका मतलब कि आप यहाँ पर विलेय और विलायक हो सकता है। पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होगा पदार्थ का भार अपान पदार्थ का अणुभार, जो भी पदार्थ होगा चाहे वो विलेय चाहे विलायक। अब हम मोल प्रभाव निकालने के लिए मोलों की संख्या पहले ज्ञात करेंगे, उस पदार्थ का भार ज्ञात करेंगे, पदार्थ का भार में पदार्थ के अणुभार से डिवाइड कर देंगे तो हमको मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार से हम मोल प्रभाव ज्ञात करेंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लिखेंगे कि जो क्वेश्चन है वह है 46 ग्राम एथिल एल्कोहल कितना है, 46 ग्राम क्या है एथिल एल्कोहल, मतलब कि C2H5OH। 46 ग्राम एथिल एल्कोहल में 36 ग्राम जल विलीन है, समझ रहे ना। 46 ग्राम एथिल एल्कोहल व 36 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल व जल का मोल प्रभाव की गणना कीजिए। आप सवाल लिखेंगे, कह रहा है कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल व 36 ग्राम जल के विलयन में, इन दोनों का विलयन है, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल व 36 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल व जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। मीन्स कि जो विलयन बना है इन विलयनों में एथिल एल्कोहल और जल का मोल प्रभाव पूछ रहा है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं H2O यहाँ पर विलेय होगा, H2O क्या है यहाँ पर विलेय है, H2O क्या है विलेय, इसकी संख्या मात्रा कम है, तो H2O के मोलों की संख्या, ठीक है, मोल प्रभाव निकालने के लिए हम मोलों की संख्या पहले ज्ञात कर लेंगे। H2O के मोलों की संख्या भार अपान अणुभार, भार कितना दिया है 36, H2O का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन 2 × 1 एक होता है अणुभार, 2 परमाणु है और इसमें ऑक्सीजन का 16 होगा, तो आएगा आपका 18। तो ये कितना आ जाएगा 18 दूनी 36। ठीक है ना। C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों
की संख्या, यहाँ पर H2O की मोलक संख्या, C2H5OH की मोलक संख्या। एथिल एल्कोहल का भार कितना दिया है? 46 दिया है ना। इसका अणुभार कितना होगा? कार्बन का कितना होता है? 12, 2 परमाणु है, 2 से गुणा कर देंगे, 5 है। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 5 × 1 तो 1 ही होगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये बराबर आप जोड़ेंगे तो पूरा आएगा 46। तो 46 भार अपन अणुभार, ये क्या है? 46 ये भार है। अभी हमने बताया पदार्थ का भार अपन पदार्थ का अणुभार, जिस पदार्थ का हमको निकालना है। तो ये H2O की मोलक संख्या बराबर है, ये H2O का भार दिया है, अणुभार हम जानते हैं, 18 डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ये H2O की मोलक संख्या कितनी आई? 2 आई। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल एल्कोहल का भार कितना दिया है? 46 ग्राम दिया है। एथिल एल्कोहल का अणुभार कितना होता है? इसको आप जोड़ेंगे, कार्बन का 12 होता है, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 परमाणु है। हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार होता है, 5 से गुणा कर देंगे, 5 इसके परमाणु हैं। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ये इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 46। ये अणुभार है। तो भार इसका 46 ग्राम दिया है, तो भार में अणुभार से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1। हमको अब H2O की मोलक संख्या ज्ञात हो गई और एथिल एल्कोहल की मोलक संख्या ज्ञात हो गई, है ना। अब हम इसको आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा, अब हम जब मोलों की संख्या ज्ञात हो गई तो मोल प्रभाज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम। अभी H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज, ठीक है ना। H2O का मोल प्रभाज बराबर H2O की मोलक संख्या, H2O की मोलक संख्या कितनी आई है? 2। बिलियन किसका है? जल का और एथिल एल्कोहल का, अपान दोनों की मोलक संख्या, है ना। तो यहाँ पर जैसे H2O विलेय है, तो अभी जो हमने फार्मूला आपको बताया, तो H2O जब विलेय है तो H2O की मोलक संख्या और उस विलयन में दोनों कंपोनेंट की मोलक संख्या, मीन्स कि 2 कंपोनेंट हैं कौन इसमें? एक जल है और एक एथिल एल्कोहल, विलेय प्लस विलायक की मोलक संख्या। तो अब यहाँ पर हम विलेय और विलायक, विलेय प्लस विलायक, मतलब कि जल की मोलक संख्या और एथिल एल्कोहल की मोलक संख्या, तो आ जाएगा आपका 2/3। ये कितना आएगा? 0.667 लिख देते हैं, 3 × 6 = 18 होगा, है ना। इतना आएगा। अब हम एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव निकालेंगे। C2H5OH का मोल प्रभाज, जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसकी मोलक संख्या ऊपर करेंगे, तो एथिल एल्कोहल के मोलक संख्या ऊपर लिखेंगे, मीन्स कि विलायक के मोलक संख्या कितना है? 1 है। एथिल एल्कोहल की मोलक संख्या कितनी आई है? 1 है। और अपान दोनों कंपोनेंट के मोलक संख्या, दोनों कंपोनेंट हैं कौन? विलेय और विलायक, मतलब जल और एथिल एल्कोहल। तो यह जाएगा कितना? 1/3। 1 कितना जाएगा? 3। ये आपका आ जाएगा कितना? 3 × 3 = 9, मतलब कि 0.33, लास्ट में आप 4 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से जल का मोल प्रभाज कितना आया? 0.667, और एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज कितना आया? 0.33, 4 लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि ऐसे 3 होता जाएगा, 3 × 3 = 9, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जल का मोल प्रभाज और एक किसका है? एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, ठीक है। और भी इस पे न्यूमेरिकल हैं, जैसे एक और न्यूमेरिकल हम आपको सेंड करेंगे, उसको आप लगा लेंगे, और एक न्यूमेरिकल और हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। नहीं तो आप यदि लगा सकते हैं तो लगा लेंगे कि क्वेश्चन ये होगा कि 6%
यूरिया के जली विलयन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि 6% यूरिया के जली विलयन में 6% यूरिया के जली विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। 6% यूरिया के जली विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है ना, जो लोग लगा सकते हैं लगा लेंगे, नहीं तो हम इसको अगले क्लास में बता देंगे। मीन्स कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है कि 6% यूरिया के जली विलयन में जल और यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोनों का आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कैसे मोल प्रभाज की गणना की जाएगी। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और क्लास को कंटिन्यू देखते रहें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि किसी के पास कोई समस्या होती है तो आप हमसे ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, हमारे कॉलेज के बच्चे केनाईसी ग्रुप के। ठीक है ना, तो आज का क्लास मोल प्रभाज का यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल एक आध दो और बताएंगे, नहीं तो आप लगाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।